बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से अगेन कुछ सवालात करूंगा और उम्मीद है कि आप लोग इन सवालात के बाद उस पॉइंट पर होंगे जहां हम आपको लेकर जाना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट किया स्टूडेंट्स के कैन यू नेम परहैप्स द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, या मैं आप लोगों से किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात पूछूं जो मेरी बॉडी के अंदर तो लिविंग हो लेकिन जो ही वो मेरी बॉडी में से बाहर निकले वो ऐसा बिहेव करे जैसे कि अब वो जिंदा नहीं है, राइट? या मैं किसी ऐसी फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में आप लोगों से पूछूं जिसके पास किसी किस्म का कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं है, येट इट हैज़ द एबिलिटी टू डिक्टेट आवर मेटाबॉलिज्म, राइट? बिल्कुल सही पहुंचे आप। मेरा भी यही तवक्को थी आप लोगों से कि आप कहेंगे यस सर दीज आर वायरसेस, और इस पर्पस के लिए हम आप लोगों को लेकर जा रहे हैं किस पर? डायनामिक वॉल पर। तो 1796 की बात है, हमें एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का वाक़या देखने को मिला और उस ज़माने में हम उसे साइंटिस्ट कह सकते हैं, उसका नाम था एडवर्ड जेनर। उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के दौर में एक डिजीज़ अपने फुल स्विंग पर थी, पूरे उरूज पर थी, और उसका नाम था स्टूडेंट्स व्हाट? स्मॉल पॉक्स। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्मॉल पॉक्स अफेक्ट कर रही थी ह्यूमंस को, तो कॉ पॉक्स अफेक्ट कर रही थी गाय वगैरह को। बहुत से लोग स्मॉल पॉक्स की अटैक्स की वजह से इस दारे फानी से कूच फरमा रहे थे। अल्लाह ताला ने एडवर्ड जेनर को स्पेशल किस्म की आइज़ दी और उसने एक बड़ा यूनिक फैक्ट ऑब्जर्व किया कि उस पर्टिकुलर इलाका में एक मिल्क मेड जिसे हम गवालन बोलते हैं, शी वॉज देयर। उसने देखा कि सब लोगों को अफेक्ट यू कैन से स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन इस गवालन को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही। सो ही वेंट देयर, उसने ऑब्जर्व किया कि इस पर्टिकुलर गवालन के हाथ पे एक छोटा सा जख्म है, लेकिन वो जख्म, वो लीजन किसका नहीं था? स्मॉल पॉक्स का नहीं था। उसे सोचना शुरू किया कि आखिर इस पर्टिकुलर गवालन को स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हो रही। ही वॉज ऑफ द व्यू कि शायद ये जो पॉजिटिव एजेंट है गाय का और इंसान का मिलता जुलता है मगर एक जैसा नहीं है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि गाय का जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो इस जख्म के थ्रू उस गवालन की बॉडी में चला गया और उसने उसके अंदर एक दिफाई निज़ाम पैदा कर दिया। ये वाला वायरस उस गवालन की बॉडी में चला गया और उसने उसके अंदर एक दिफाई निज़ाम को स्टार्ट कर दिया। फिर जब ह्यूमन स्मॉल पॉक्स के वायरसेस उसकी बॉडी में गए तो उन्होंने उनको फाइट किया और फाइट करने के बाद इस पर्टिकुलर गवालन को स्मॉल पॉक्स होने से बचा लिया। लेकिन यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स कि साइंस सिर्फ किस्से कहानियों पे बिलीव नहीं करती। साइंस ऑलवेज डिमांड्स व्हाट? प्रूफ। इस पर्पस के लिए उसे एक अदद वॉलंटियर की ज़रूरत थी। उस दौर में भी अजीम लोग प्रेजेंट थे। वहाँ पे एक खातून थी, उसने अपने 12 साल के बच्चे को पेश किया कि अगर आपकी ये थ्योरी ठीक है तो लेट्स टेस्ट इट। वैसे भी तो इतने लोग दारे फनी से चले जा रहे हैं और अगर एक शख्स इंसानियत के नाम पे कुर्बान हो गया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कॉ पॉक्स के वूंड में से वायरसेस कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद उसे उस 12 साल के बच्चे को इंजेक्शन की फॉर्म में लगा दिया। देन वो अपनी थ्योरी पे काम कर रहा था कि मैं इस वायरस को उसकी बॉडी में जाके काम करने देता हूं और इस पर्टिकुलर बच्चे के दिफाई निज़ाम को ट्रिगर होने देता हूं। आफ्टर फ्यू डेज, मे बी 2 और 3 वीक्स, उस ऑर्गेनिज्म, उस पर्टिकुलर बच्चे को एक बहुत ही मुश्किल फेज से गुजरना था और वो फेज ये थी कि अब उसकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स के वायरसेस इंजेक्ट करने थे जो उसकी जान भी ले सकते थे। बहरहाल
उस पर्टिकुलर एडवर्ड जेनर ने इस बच्चे की बॉडी में ह्यूमन स्मॉल पॉक्स के वायरस से इंजेक्ट कर दिए। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। सो जो उसका थ्योरी थी, उसका एक आइडिया था, इट वॉज टर्निंग इनटू अ रियलिटी, उससे एक रियलिटी बन गई। अब क्या हम सिर्फ एक बच्चे के साथ ये प्रोसेस होता हुआ देख के कंक्लूड कर लें कि जनाब अगर स्मॉल कॉपॉक्स के वायरस लगाओगे और उसके बाद स्मॉल पॉक्स के वायरस लगाओगे तो क्योर हो जाएगा? तो अगेन आंसर इज नो। साइंस ऑलवेज बिलीव इन रिपीटेड रिजल्ट्स। हमें बार बार रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस करना होता है, तब हम जाके किसी थ्योरी या लॉ पे पहुंचते हैं। उसके बाद एडवर्ड जेनर ने 23 और लोगों के साथ ऐसा ही किया। वो इन सब लोगों को स्मॉल पॉक्स के वायरसेस इंजेक्ट करता, जो बेसिकली इनइफेक्टिव हो जाते ड्यू टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्यून सिस्टम और डिफेंस सिस्टम इन द बॉडी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसके थ्रू हम लोगों ने देखा कि एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई बाद में जिसका नाम था वैक्सीनेशन। उन पर्टिकुलर लोगों में की लैंग्वेज में, जिसे हम लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें वैका का मतलब VACCA का मतलब, वैका का मतलब होता है काउ। तो सबसे पहले चूंकि हम लोगों ने लोगों को वैक्सीन करने के लिए, लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए गाय को इस्तेमाल किया था, तो उसी टर्म को हम आज तक यूज़ कर रहे हैं टू सैल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड जेनर, राइट। अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को स्टडी करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो एज यूजुअल मैं आप लोगों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ, मीन्स कि आप लोगों को बाय द एंड ऑफ लेक्चर क्या क्या पता होना चाहिए। तो आंसर इसके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, व्हाट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ व्हाट वायरसेस और वायरल डिजीजेस। अब हम जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि व्हाट आर द बेसिकली मीनिंग्स ऑफ वायरसेस। So we want to start with this point, that is the meanings of virus. तो स्टूडेंट्स ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इस पर्टिकुलर वर्ड मीन, मैं वायरस की बात कर रहा हूं, इसका नाम वायरस कैसे पड़ा हम इसको भी थोड़ा ठहर के डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों ने इतना याद रखना है कि ये एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है पॉइजन और जहर, पॉइजन या जहर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये वर्ड इनको असाइन किया गया स्टूडेंट्स, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम वायरसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हमारा ये ख्याल था कि ये तो सिर्फ एक केमिकल है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म से ज़िंदगी छीन सकता है, तो लिहाजा हमने इसे वायरस का नाम दिया। मैं फिर दोबारा री इन्फोर्स कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि उस वक्त हम इसे सिर्फ एक केमिकल कंसिडर करते थे और हम उसे एक लिविंग एंटिटी कंसिडर नहीं करते थे। उसकी लॉजिकल ग्राउंड्स आप लोगों से हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि मैंने एक वर्ड आप लोगों के लिए लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न टाइम की तरफ मूव करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा काम हुआ, 1884 में हमने क्या रिड्यूस किया, फिर 1892 में हमारी क्या फाइंडिंग हुई, फिर 1822 में हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद इवेंचुअली जिस मकाम पे हम आज खड़े हैं वहाँ तक पहुँचने में किन किन साइंटिस्ट ने हमारी हेल्प की है। सो 1796 के बाद अब हम डायरेक्टली आ रहे हैं 1884 पे। तकरीबन स्टूडेंट्स 100 साल गुजर गए हैं। इन 100 सालों में लोगों को वायरल डिजीजेस और वायरस के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन 1884 में एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, आप लोगों की दोबारा से यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वी आर हियर समवेयर हियर नाउ, कि 1884 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स और चार्ल्स भी बहुत से लोग बोलते हैं, चैम्बरलैंड। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने हमें किसके बारे में बताया, वायरसेस के बारे में बताया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर डेफिनेटली स्मॉलर देन द बैक्टीरिया।
ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बिकॉज कि वो एक खास किस्म के फिल्टर यूज करते थे जिन्हें हम लोग चैम्बरलैंड फिल्टर के नाम से जानते हैं। इसके लिए मैंने एक इमेज आपके लिए लगवाया है। यू कैन सी कि ये एक पोर्सलिन का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ एक बहुत बड़ा बैरल होता था, और इसको हम किसी लैंड वगैरह से फिल कर देते थे और उस पर्टिकुलर चीज़ को हम ऊपर से डालते थे और उसके फिल्ट्रेशन के बाद हम फिल्ट्रेट को ऑब्जर्व करते थे। अब आमतौर पर स्टूडेंट्स ये होता था उस दौर में कि उस वक़्त की नोन सबसे छोटी फॉर्म ऑफ लाइफ थी बैक्टीरिया, वो उस पर्टिकुलर फिल्टर में से बाहर नहीं आती थी। तो ख्याल ये था कि उससे छोटी लाइफ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, तो फिर जाहिर है ये कोई केमिकल ही होगा जो इस पूरे फिल्टर में से गुजरने के बावजूद भी फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है। बैक्टीरिया उस फिल्ट्रेट में अपीयर नहीं होते थे और ये वाले ऑर्गेनिजम्स उस फिल्टर में से बाहर निकल आते थे। तो इसलिए चार्ल्स चैम्बरलैंड की ये कंट्रीब्यूशन रही कि उसने फिल्टर्स यूज़ किए और फिल्टर्स यूज़ करने के बाद ये बताया कि दीज ऑर्गेनिजम्स और कॉजेटिव एजेंट्स जो डिजीज कॉज कर रहे हैं कैन पास थ्रू फिल्टर्स, सॉरी नॉट फिल्टर पेपर, थ्रू फिल्टर्स। फिर एक और बड़ा यूनिक वाकया हुआ, और ये जो वाकया था ये हुआ 1892 में। 1892 में एक रशियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डिमिट्री इवानोस्की। अब ये जो साइंटिस्ट थे डिमिट्री इवानोस्की, इनके साथ जो इवेंट हुआ वो भी बड़ा यूनिक था। इन्होंने ये देखा तंबाकू का खेत है, उसमें बाकी सारे के सारे प्लांट्स छोटे छोटे साइज के, लेकिन एक प्लांट जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया। अब बीइंग साइंटिस्ट, रिसर्च माइंडेड होने के नाते उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर इसका साइज नॉर्मल से बड़ा कैसे हो गया। प्लस उन्होंने ये वाली बात भी गौर से देखी कि इसके लीव्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के अजीबो-गरीब रंगों के पैटर्न्स बन गए। उन्होंने उस पर्टिकुलर डिजीज़ को नाम दिया टोबैको मोज़ेक डिजीज़, यानी कि कोई ऐसी डिजीज़ है जो तंबाकू के पत्तों के ऊपर नक्शो निगार बना देती है, उसे मोज़ेक्ड कर देती। अब उस ज़माने में इन पर्टिकुलर बड़े बड़े फिल्टर से ज़्यादा बेहतर फिल्टर आ गए थे जिन्हें हम लोग पोर्सलिन फिल्टर के नाम से याद करते थे। उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर लीफ को लिया, लीफ को लेने के बाद उसे क्रश किया अच्छे तरीके से, क्रश करने के बाद उसका एक सस्पेंशन बना लिया। उस सस्पेंशन को जब इस फिल्टर, पोर्सलिन की बात कर रहा हूँ कि जिनके पोर साइज उस पुराने फिल्टर से काफ़ी छोटे थे, वो उसमें से भी गुजर गए, राइट। और इंपॉर्टेंट बात यह स्टूडेंट्स कि हमें कैसे पता चला कि वो उसमें से गुजर गए हैं? तो सिंपल आंसर वाज वेरी सिंपल कि जब उन्होंने उस फिल्ट्रेट को लेकर दूसरे प्लांट के हेल्दी लीव्स पे लगाया तो उन्हें भी डिजीज हो गई। इसका मतलब यह है कि ये ऑर्गेनिज्म या ये वाली फॉर्म ऑफ लाइफ या ये वाला उस दौर का पॉइजन जो इस पोर्सिल में से गुजर गया है, ये कैपेबल है ऑफ कॉजिंग डिजीज टू द अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए कि इस तरीके से इवानोस्की ने टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी और ये बताया कि कॉजेटिव एजेंट्स कैन पास थ्रू पोर्सलिन फिल्टर्स। पोर्सलिन फिल्टर्स इन्हीं के हम ज़माना, राइट। एक और पेयर ऑफ साइंटिस्ट था जिन्हें हम लोग जानते हैं कि वन ऑफ देम वाज लुइस पास्चर, और इसका जो इरा है वो है 1822 से लेकर 1895 तक। और आपको ये बात शायद याद होगी, आपने पढ़ रखी होगी कि लुइस पास्चर वाज अ साइंटिस्ट हु वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज़, और इस नोबेल प्राइज़ में
डेफिनेटली उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स माइक्रोबायोलॉजी ये बहुत ज़्यादा है। और उसके नीचे जो आपको साइंटिस्ट लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, दैट वाज रॉबर्ट कॉच। और ये जो रॉबर्ट कॉच साइंटिस्ट है, अगेन ही हैज़ अ वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन माइक्रोबायोलॉजी। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि रॉबर्ट कॉच ने ही हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी जिसे हम जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस कहते हैं। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने भी वायरोलॉजी के ऊपर और माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। हम डिस्कस कर चुके हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच। अब हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि आखिर उन्होंने अपने इस लंबे तहकीकाती दौर में जो ऑब्जर्वेशंस की उसके बाद उन्होंने कंक्लूड क्या किया। सो हम ऐसा ही करते डायरेक्टली कि हम 1822 से लेकर और 1910 तक का जो इरा है, जो दौर है, जो पीरियड है, उसमें इन साइंटिस्ट की कंक्लूजन को स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि नंबर 1 कि बहुत सी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेस हैं कि जिनका ताल्लुक किसके साथ है? जाहिर है किसी जर्म के साथ है। और ये जर्म क्या हो सकता है? जाहिर है या तो ये वायरस होगा और या फिर ये बैक्टीरिया होगा। उन्होंने फर्दर ये बात भी बताई कि ये दोनों के दोनों जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं उनसे प्रोड्यूस होने वाली डिजीजेस दे कैन बी वेरी फैटल, वो बड़ी जानलेवा साबित हो सकती हैं और उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो सकती है। इसको ही हम लोगों ने क्या बोला था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। और इस पर्पस के लिए उन्होंने हमें 2 एग्जाम्पल्स बताई, जिनमें से एक का नाम था स्टूडेंट्स क्या? फुट माउथ डिजीज। फुट माउथ डिजीज। और ये फुट माउथ डिजीज 1898 में डिस्कवर हुई। सिमिलरली उन्होंने एक और डिजीज के बारे में हमें बताया जिसका नाम था येलो फीवर। और ये डिजीज येलो फीवर 1910 में डिस्कवर हुई। राइट। अब हम मूव करेंगे, उन डिजीजेस के बारे में कुछ पढ़ेंगे जिनके बारे में आज हम जानते हैं, मीन करंट नोन वायरल डिजीजेस। सो लेटेस्ट और known viral diseases. Can you name few of them? बिल्कुल ठीक आपने बोला, कॉमन कोल्ड। ये परहैप्स एक वो वाला डिसऑर्डर है जिससे ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी ज़िंदगी में ज़रूर गुजरा होगा, जिसे हम नज़ला ज़ुकाम आमतौर पे बोल रहे हैं, नज़ला या ज़ुकाम। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे भी यहाँ पर लिखा येलो फीवर। राइट। फिर हम एक नाम और लिख सकते हैं, वो क्या है स्टूडेंट्स? हेपेटाइटिस। आज के दौर की एक बहुत ही फेमस डिजीज है हेपेटाइटिस। और आपको पता है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D वगैरह। फिर मैं सारे के सारे कैंसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं कि जिनका ताल्लुक वायरस के साथ है, और उन पर्टिकुलर वायरसेस को हम लोग ऑन्को वायरसेस का नाम देते हैं, ऑन्को वायरसेस। और उस पर्टिकुलर कैंसर की जो स्टडी है उसे हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। राइट। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास कैंसर के बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास आ रही है उसका नाम है एड्स। राइट। और आपको पता है कि इस वाले केस में ऑर्गेनिज्म बाय बर्थ कैसे पैदा हुआ? नॉर्मल, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया ड्यू टू वेरी स्पेसिफिक वायरसेस, और उनको हम नाम देते हैं व्हाट? HIV वायरसेस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस। राइट। इसके अलावा आप लोग स्मॉल पॉक्स का नाम सुन चुके हैं इंट्रोडक्शन में और डायनामिक वॉल के ऊपर। फिर हम लोगों ने कॉपॉक्स का जिक्र भी किया था आप लोगों के साथ। फिर आपने नाम सुन रखा होगा स्टूडेंट्स कनपेड़े, और जो कनपेड़े हैं उन्हें हम नाम देते हैं व्हाट? मम्प्स। और आखिरी चीज
जिसे जैसे बिल्कुल ऑलमोस्ट सब में से हर कोई गुजरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द खसरा, और वो जो खसरा है उससे हम नाम देते हैं मीजल्स। तो ये कुछ करंट नोन डिजीजेज हैं जिनका सामना ऑलमोस्ट हम डेली लाइफ में करते रहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो पढ़ेंगे वो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। मैं फिर वही बात आपसे करूंगा कि यहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी रिसर्च और तहकीक का सहारा लेना पड़ा है, और आज हम जिस नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं वो इंफॉर्मेशन हमें क्या बता रही है। नंबर 1 कि वायरसेस आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही सिंपलेस्ट किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। नंबर 2 दे हैव गॉट ओनली 2 थिंग्स इन देयर बॉडी। उनमें से एक को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स व्हाट? कोट, बाहर वाला पार्ट। जैसे कि आप समझ रहे हैं मैंने कोट सबसे ऊपर पहना हुआ है, सबसे नीचे नहीं पहना हुआ, तो कोट जो है वो सबसे बाहर वाला पार्ट है। और दूसरी चीज मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है? कोर। कोर बोलते हैं हम अंदर वाले हिस्से को। कोट बाहर वाला हिस्सा और कोर अंदर वाला हिस्सा। ये जो कोट है स्टूडेंट्स ये बना हुआ है किसका? प्रोटीन्स का। और ये जो मेरा कोर है ये बना हुआ है हेरिडिटरी मटेरियल का। मीन टू से इट मे बी डीएनए और व्हाट? आरएनए। डीएनए और आरएनए में एक वर्ड आप लोगों के लिए लिख रहा हूं खास तौर पे ब्रैकेट करके, नेवर बोथ। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वायरस में साइमल्टेनियसली आरएनए भी प्रेजेंट हो और डीएनए भी प्रेजेंट हो, राइट? फिर हमें इंफॉर्मेशन और मिली तो ये पता चला कि दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स। अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म भी नहीं, इसके पास अपना राइबोसोम भी नहीं है, अपनी गोल्गी अपरेटस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। भाई अगर इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है तो फिर ये अपनी सारी की सारी चीजें मींस अपनी प्रोटीन और अपना डीएनए नया कैसे बनवाते हैं? तो आंसर इज दे यूज द मेटाबॉलिक मशीन ऑफ द होस्ट। मैं बिल्कुल ये वर्ड आप लोगों के लिए लिख रहा हूं यहां पे कि दे यूज मेटाबॉलिक मशीन्स और मशीनरी ऑफ द होस्ट। होस्ट की सब चीजें इस्तेमाल करेंगे और होस्ट के ही अगेंस्ट काम कर रहे होंगे। इस किस्म के पैरासाइट को कि जो मेरी बॉडी के अंदर सिर्फ जिंदा है या मेरी बॉडी पे 100% डिपेंड कर रहा है और जो मेरी बॉडी में से बाहर निकलने के बाद जिसकी डेथ हो जाएगी, उसे हम लोग नाम देते हैं व्हाट? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। उसे लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्या? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट चेंबर ऑफ द बोर्ड, और हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास वायरसेस की टाइप्स कितनी हैं। There are 3 main types of viruses. Number 1, plant viruses. नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे प्लांट्स को डिजीजेस कॉज करेंगे और उनकी मेटाबॉलिक मशीन को यूज करेंगे टू प्रोपेगेट। अपना नंबर बढ़ाने के लिए वो प्लांट सेल्स की मशीन को यूज करेंगे।
ज़्यादा डिजीज़ भी ये प्लांट को ही लगाएंगे या करेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट, एनिमल वायरसेस, यानी कि ये ऐसे वायरसेस हैं जो एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स। तो जाहिर सी बात है कि इनके बारे में हम क्या लिखेंगे, कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, राइट। फिर जो थर्ड टाइप के वायरसेस हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस, यानी कि ये स्पेसिफिक किस्म के फेज वायरसेस हैं जो कि कॉज डिजीजेस इन बैक्टीरिया ओनली, ये बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करते हैं। आप लोगों की बुक में इस वायरसेस वाले टॉपिक में एक येलो बॉक्स गिवन है। उस येलो बॉक्स में आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि बेसिकली बैक्टीरियोफेजेस के बारे में टॉड और हेरल्ड नामी साइंटिस्ट को कैसे पता चला। तो उस पर्पस के लिए ये एक एनिमेशन आप लोगों के पास नज़र आ रही है। आप लोगों को आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक अदद क्या है स्टूडेंट्स, पेट्री प्लेट। इस पेट्री प्लेट में हमने ऑलरेडी बहुत से बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो किया हुआ, यू कैन सी ओवर हियर, उनका कलर आप देख रहे हैं। फिर अगली वाली फेज में यू कैन सी कि हम लोगों ने एक ऐसा सोल्यूशन रखा है कि जिसके अंदर बहुत से वायरसेस प्रेजेंट हैं। फिर हम लोगों ने मीन्स टॉट और हेरल्ड ने क्या किया कि उन लोगों ने इस पर्टिकुलर इनोकुलेशन लूप के साथ इन पर्टिकुलर वायरसेस को, उनमें से आधी कॉलोनीज को क्या कर दिया, इनोकुलेट कर दिया, मीन उनको इन्फेक्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि 24 घंटे के लिए इस पेट्री प्लेट को इंक्यूबेटर में प्लेस कर दिया। 24 घंटे के बाद, 24 घंटे गुजरने के बाद एक बड़ी अजीब किस्म की इंफॉर्मेशन उनके सामने आई, या उन्होंने इसको फाइंड किया कि ये वाली पर्टिकुलर कॉलोनीज कि जो वायरस से इन्फेक्ट की गई थी, यू कैन सी कि वो सारी की सारी ऑल टुगेदर फट गई हैं। तो ये फटी हुई कॉलोनीज आप लोगों को नजर आई और ऐसा सा ये भी देखा गया कि ये कॉलोनीज ऑलमोस्ट वहाँ से वैनिश हो गई। इसका मतलब ये था कि इन वायरसेस ने उन बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया या खा लिया। फिर 2 साल के बाद इसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने ये टर्म कॉइन की, जिसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज, यानी कि ये एक ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को खा लेते थे, ऑटो उनकी फेजी कर लेते थे। जब भी आप मेडिकल साइंसेज में कहीं वर्ड यूज़ करते हैं फेगस और फेजी, तो फेजी का मतलब होता है खा देना, फेगस मीन खाने वाले। तो बैक्टीरियोफेजेस मीन्स ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को खा लेते थे। सो दैट्स इट फॉर द पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर। और अब हम आपसे मिलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के साथ लेक्चर नंबर 2 में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।